जय हिंद साथियों। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास के हिंदी गोधरी भाग 2, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है जाति प्रथा और श्रम विभाजन, जिसके मुख्य लेखक जो है अपने संविधान निर्माता, जिसको कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए सबसे पहले इस पाठ परिचय को हम देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड 10वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम में 10 क्लास ऑब्जेक्टिव, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पाठ परिचय से सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अगर आपको प्रत्येक पाठ का अगर पाठ परिचय याद रहे, जैसे लेखक क्या क्या लिखे हैं, कौन कौन सी हिंदी कितने हैं उनकी, कहानियां कितने हैं, कविताएं कितनी हैं, कितने उपन्यास है, ठीक है, ये सारी बातें अगर आप लोग याद रखे रहते हैं तो आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में हिंट जरूर मिलेगा। आइए, इसी तरह हमारे पास एक पाठ है, ठीक है, पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पाठ परिचय में जानेंगे भाई। देखिए, कहने का मतलब ये है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अब यहां से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं? तो ऑब्जेक्टिव जैसे पूछेगा, ठीक है, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था, तो क्या कहिएगा? महू मध्य प्रदेश में। या फिर ये कहे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बी आर अंबेडकर का जन्म, क्या कहेगा? बी आर अंबेडकर का जन्म, ठीक है, बी आर अंबेडकर का जन्म, ठीक है, अंबेडकर, ठीक है जी, बी आर यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो क्या कहेगा? महू मध्य प्रदेश में। तो यानी कि कभी कभी ये रहता है कि सिर्फ बी आर दे देता है, बी आर अंबेडकर दे देता है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, अगर बी आर कह रहा है तब इसका मतलब भी क्या है? भीमराव अंबेडकर ही है, ठीक है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में हुआ था। याद रहेगा? महू मध्य प्रदेश कहां हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। याद रहेगा ना? ठीक है। कोई अगर आपसे पूछे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था, तो क्या कहिएगा? दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद स्वदेश में कुछ समय उन्होंने क्या की? वकालत भी की थी। स्वदेश पे जो है बाबा साहब स्वदेश पर कुछ समय में उन्होंने क्या किया? वकालत भी किया था। अच्छा, ये भी कभी पूछ दे कि बाबा साहब क्या क्या करते थे, तो वकालत करते थे, ठीक है, वकील थे, पेशा क्या थे? एक प्रकार का वकील भी थे। उसके बाद बाबा साहब ने अछूत स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष भी किए हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट में क्या पूछेगा कि अछूत स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर किए थे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि अछूत स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार किसने दिलाया? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके चिंतन एवं रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, ठीक है। उनके चिंतन और रचनात्मक, चिंतन किनके? यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, जिनका नाम था बुद्ध था। नाम क्या था उनका? बुद्ध था, ठीक है। दूसरा नाम क्या था? कबीर था। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ठीक है। तो याद रहे मेरे साथियों, ज्यादातर ज्योतिबा फुले के बारे में पूछता है, ठीक है। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में आपके ज्योतिबा फुले का ही ऑप्शन रहता है। और वो कैसे प्रश्न पूछेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे? कहेगा निम्नलिखित में से बी आर अंबेडकर के चिंतन रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन में दिया रहेगा ज्योतिबा फुले दिया रहेगा, या फिर दिया रहेगा कबीर दिया रहेगा, या फिर दिया रहेगा आपका बुद्ध दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद
उसके कहेगा उन्हें क्या, उन्हें मैंने संविधान निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो बी आर अम्बेडकर। कहा गया कि उन्हें भारतीय संविधान निर्माता के रूप में श्रद्धांजलि दी जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान निर्माता के रूप में क्या दिया जाता था, श्रद्धांजलि। हालांकि किताब में श्रद्धांजलि लिखा है, लेकिन हम लिख देते हैं कि भारतीय संविधान निर्माता कहते भी है। ठीक है, तो भारतीय संविधान निर्माता किसने है, तो भीमराव अम्बेडकर है, याद रहेगा। उसके बाद दिसंबर 1956 में दिल्ली में उनका निधन हो गया था, किनका, भीमराव अंबेडकर का, याद रहेगा। ठीक है, क्या किनका जन्म हुआ था, सॉरी मृत्यु हुआ था, तो दिसंबर 1956 में दिल्ली में उनका निधन हुआ था। यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन जो है दिल्ली में 1956 में उनका मृत्यु हो गया था। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि उनकी अनेक रचनाएं हैं, किनकी, तो भीमराव अंबेडकर की अनेक रचनाएं हैं, जिसका नाम है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ठीक है, ये इनका एक ही पार्ट, एक ही बुक का नाम है, रचना का नाम है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। हु आर दे, ये भी उनका रचना है, हु आर दे। उसके बाद है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये थोड़ा याद रखे रहिएगा, ये भी आई है। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हम जो प्रस्तुत पाठ पढ़ेंगे, यानी कि जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, जाति प्रथा, ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो पाठ है क्या है, तो ये पाठ जो है हमारा भाषण है। आई बात समझ में, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, ठीक है, एक भाषण के रूप में तैयार किए थे। कि कब तैयार किए थे, तो देखिए जात पात तोड़क मंडल में लाहौर के रूप में, ठीक है, लाहौर के रूप में उन्होंने वार्षिक सम्मेलन, ठीक है, इस भाषण को कब तैयार किए थे, तो एक वार्षिक सम्मेलन, ठीक है, वार्षिक सम्मेलन, ठीक है, वार्षिक सम्मेलन 1936 में, ठीक है, 1936 ईस्वी में, ठीक है, 1936 ईस्वी में लाहौर के लिए भाषण के रूप में तैयार किए थे। किसको, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा को, ठीक है, वार्षिक सम्मेलन 1936 में, ठीक है, भाषण के रूप में लाहौर में ये वार्षिक सम्मेलन होने वाला था। ठीक है, तो भाषण के रूप में उसे तैयार किए थे, लेकिन वो मतलब कि सम्मेलन नहीं हो पाया, इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस पुस्तक को, इस भाषण को क्या किए, स्वतंत्र पुस्तिका नाम रख दिए। क्या रख दिए, स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र पुस्तिका, ठीक है, स्वतंत्र पुस्तिका में उसको क्या की, रूपांतरित कर दिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा को। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, यही बात समझ में आ रही है, ये तो पाठ परिचय था, अब चलते हैं पाठ में। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि इससे हम जब कमेंट, जितना ही कमेंट बढ़ता है, लाइक बढ़ता है, सब्सक्राइबर्स जितने अधिक होते हैं, तो हमें थोड़ा सा और हुनर आता है और हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा, ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पाठ परिचय। ये तो पाठ परिचय हो गया, अब थोड़ा सा हम भाषण में चलते हैं, इनकी भाषण में क्या क्या लिखे हैं, ठीक है, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। साथियों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि इस पाठ का मतलब जो है, श्रम का विभाजन होता है किसके अनुसार, जाति प्रथा, यानी कि जाति के अनुसार। ठीक है, जैसे पाठ में कह रहे हैं, ये जो पाठ आपके पास अगर होगा तो आप निकाल लीजिए, अन्यथा हम बोर्ड पे तो लिख ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं। ये कहे हैं कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में जातिवाद की पोषक की कमी नहीं। विडंबना माने आश्चर्य, ठीक है, यानी विडंबना का मतलब होता है आश्चर्य। तो कह रहे हैं लेखक, ठीक है, कि ये विडंबना का ही बात है। ठीक है, विडंबना का मतलब उपहास भी कह सकते हैं आप। कह रहे विडंबना की बात है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक में कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। जातिवाद के जो पोषक होते हैं, इसके कई आधारों पर पोषण करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसने कहा था, कहेंगे कि इस युग में विडंबना की बात है। ठीक है, यानी कि यह जो है विडंबना, ठीक है, विडंबना की बात है, विडंबना की बात है कि इस युग में भी, ठीक है, जातिवाद, ठीक है, इस युग में भी जातिवाद के पोषक में कमी नहीं है। ठीक है, कमी नहीं है।
आई बात समझ में। तो इस युग में भी किसका कमी है, कमी नहीं है, तो जातिवाद की पोषक में कमी नहीं है। ठीक है, कहेंगे इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं और समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को ही आवश्यक मानते हैं। यानी कहेंगे क्या थी कि आधुनिक जो हमारे पास समाज है, ठीक है, आधुनिक समाज, ठीक है, आधुनिक कहेंगे कि आधुनिक समाज जो है, ठीक है, आधुनिक समाज, आई बात समझ में, आधुनिक समाज जो है, ठीक है, कहेंगे कि आधुनिक समाज, सॉरी आधुनिक सभ्य समाज, कहेंगे आधुनिक सभ्य समाज, ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज जो है ये किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, तो कार्य कुशलता को, ठीक है, किसको मानते हैं, कार्य कुशलता, कार्य कुशलता, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को, ठीक है, ये श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, तो आवश्यक मानते। देखिए ध्यान से, अब यहां से हमसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि आज के सभ्य समाज जो है, यानी कि आधुनिक सभ्य समाज जो है, किसको श्रम विभाजन की आवश्यक मानते हैं, तो कार्य कुशलता। किसको मानते हैं, कार्य कुशलता को। याद रहेगा, ठीक है, क्या कहेंगे, कहेंगे कि आधुनिक सभ्य समाज जो है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को, और किसको श्रम विभाजन की आवश्यकता मानते हैं, ठीक है, किसे श्रम विभाजन की आवश्यकता मानते हैं, तो कार्य कुशलता को। किसे श्रम विभाजन की आवश्यक मानते हैं, यानी कहेंगे आज के समाज या आधुनिक समाज किसे श्रम विभाजन के लिए, ठीक है, कि कहेंगे कि किसे श्रम विभाजन की आवश्यक मानते हैं, तो कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, याद रहेगा, किसको मानते हैं, तो कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, उसके बाद कहा गया है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन की ही दूसरा रूप है। क्या कहेंगे कि जाति प्रथा जो भी है, ठीक है, यहां पे कहेंगे कि जाति प्रथा भी, ठीक है, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन की दूसरा रूप है। ठीक है, दूसरा रूप है। आए बात समझ में। देखिए सॉरी, थोड़ा सा हमें लिख के और बोल के पढ़ाना पड़ रहा है। थोड़ा सा आप लोग प्रयास कीजिए, अगर हमारे पास भी कुछ होता तो हम भी डिजिटल बोर्ड लगवा लिए होते, तो ये लिखना नहीं पड़ता ना, पहले से लिखा हुआ रहता। तो आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हमारे लाइक्स व्यूअर्स बढ़ेंगे तो हमारा भी थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड हो जाएगा और हमारा भी थोड़ा विकास हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपके ऊपर निर्भर है। आइए हम खैर देखते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे मेरे भाई, क्या कहेंगे कि जाति प्रथा भी, जाति प्रथा किसको अब दूसरा रूप मानती है, तो श्रम विभाजन। जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है, श्रम विभाजन। याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि जाति प्रथा की दूसरा रूप क्या है, श्रम विभाजन। ठीक है, जाति प्रथा की दूसरा रूप क्या है, श्रम विभाजन। ठीक है, अब इसी में हम आगे देखेंगे, जैसे ये आगे कह रहे हैं, ठीक है, कहेंगे कि इसमें कोई बुराई, सॉरी थोड़ा सा लाइट भाग गया इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो हम कहां पे पहुंचे थे, हाँ, जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है, श्रम विभाजन है। करेक्ट, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इसमें भी कोई बुराई नहीं, यानी जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। यानी कि उनके कहने का मतलब ये है, अगर जाति प्रथा जो है, श्रम विभाजन जो है जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। क्या कहेंगे कि जाति प्रथा जो है, यहाँ पे कहेंगे कि जाति प्रथा, ठीक है, कहेंगे कि जाति प्रथा ठीक है, कहेंगे कि जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ, ठीक है, कहेंगे कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ, श्रम विभाजन के साथ साथ, ठीक है, श्रम विभाजन के साथ साथ, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ, ठीक है, श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। श्रम विभाजन के साथ साथ
श्रमिक विभाजन का। किसका? तो श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ, जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, मतलब जाति के आधार पर आप श्रम को बांटनी, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। किसका? श्रमिक विभाजन मतलब कि जैसे जो जाति, जैसे मान लीजिए पंडित जी है, तो पंडित जी तो सिर्फ पाठ्य पूजा कराएंगे, उसमें दूसरा कार्य वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए कुशवाहा जी है, अब कुशवाहा जी लोगों का काम क्या है? सिर्फ ये वेजिटेबल्स यानी कि हरी साग सब्जियों को बोएंगे और बाजार में लाकर बेचेंगे, ठीक है। उन कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। तो वही बात बोला है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है, ठीक है। जिससे हमारे देश में क्या हो जा सकती है? बेरोजगारी बढ़ सकती है। इसमें उन्होंने बात कहा है, कह रहे हैं कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। मैंने कह रहे हैं कि श्रम विभाजन जो है निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रमिक विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के भिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। यानी कि ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये निश्चय ही सभ्य समाज है, परंतु सभ्य समाज में, माने आज के समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में, यानी श्रमिक जो होते हैं यानी मजदूर होते हैं, श्रमिक के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। उन्हें अस्वाभाविक मतलब कि उनके स्वभाव के अनुसार विभाजन नहीं करती है। फिर कह रहे जाति, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करारा देती है। यानी कि ये कह रहे हैं, इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि भारत की जो सभ्य विशेषता है, ठीक है, भारत की जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन नहीं करती। जो उनके श्रमिक होते हैं उनके स्वाभाविक विभाजन कभी नहीं करती है, बल्कि विभाजित वर्गों की, जो विभाजित वर्ग हैं, जैसे हम जात बांट दिए हैं, जैसे मान लीजिए कोई हरिजन हो गए, ठीक है, कोई दलित परिवार से हो गया, कोई पंडित जी हो गया, कोई कुशवाहा जी हो गया, कोई जादव जी हो गया, ठीक है। उनके विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा, जाति में एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच के करार देती है। क्या करती है? ऊंच नीच के करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता। यानी बाबा साहब बता रहे हैं कि भारत की जो जाति प्रथा होती है, इनमें जो जाति के आधार पर विभाजित करती है, ऐसी विश्व के किसी भी सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ कहाँ होता है? तो सिर्फ भारत में ही ऐसा होता है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी कि इनके कहने का मतलब ये भी था, ये कह रहे हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, यानी कह रहे हैं कि जाति प्रथा को, ठीक है, अगर श्रम विभाजन मान लिया जाए, ठीक है, कह रहे हैं कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए, ठीक है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं। तो यह क्या है कि स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गया? क्या कह रहे हैं कि यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए, यानी कह रहे हैं कि यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं। माने कह रहे हैं कि जाति के आधार पर अगर श्रमिक को विभाजन किया जाए, चलिए मान लेते हैं कि श्रम जाति के आधार पर अगर श्रमिक को विभाजित कर दिया जाए कि तुम जिस जात में हो वही कार्य कर सकते हो, तो ये हमारे लिए स्वाभाविक विभाजन नहीं है। आई बात समझ में? ये हमारे लिए क्या है? स्वाभाविक विभाजन नहीं है। फिर कह रहा है कि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मतलब ये क्या है कि मनुष्य की रुचि पर भी आधारित नहीं है। क्या बोले हैं कि ये मनुष्य की रुचि मतलब मनुष्य की रुचि। मान लीजिए कोई पंडित जी है और उनका मतलब कि अंदर की रुचि है कि चलिए हम थोड़ा फूल भंडार की दुकान खोले, लेकिन उनका जाति प्रथा जो है उनको दबा दे रहा है कि नहीं आप ऐसा कार्य नहीं करते। ये कौन कर सकता है? तो ये मलोहरी जो एक प्रकार की जाति होता है लोग, सिर्फ वही कर सकता है लोग, फूल माला वाला कार्य सिर्फ वही कर सकता है लोग। तो वही कहा गया है कि
जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, इसमें मनुष्य की रुचि की बात नहीं है, यानी मनुष्य को क्या रुचि है वो क्या कर सकता है, उनकी रुचि का ये बात नहीं है। फिर बोले हैं कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों को क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर हम कुशल समाज का निर्माण करना चाहते हैं, क्या बोले हैं कि यदि हम कुशल समाज का निर्माण करना चाहते हैं, ठीक है, तो श्रमिक विभाजन का निर्माण करने के लिए हमें ये आवश्यक है कि हम व्यक्तियों को, यानी कोई भी व्यक्ति है, उनकी क्षमता सीमा तक विकसित करें। उनकी क्षमता क्या है, उनकी सीमा तक हम उस समाज को क्या करेंगे, विकसित करें, ठीक है, जिससे वो अपने पेशा या कार्य चुनाव स्वयं कर सके। कह रहा है कि क्षमता के अनुसार अगर हम उनके समाज विभाजित करें तो उससे क्या होगा कि वो अपने अनुसार पेशा या कार्य का चुनाव जो है वो स्वयं कर सकते हैं। फिर कह रहा है इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण है। जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, कह रहे हैं जैसे माता पिता के जो सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ से ही यह धारण होता है कि मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अगर इस प्रकार चलता रहेगा तो माता पिता के गर्भ में ही क्या किया जाएगा, माता के गर्भ में ही क्या हो जाएगा कि उनकी पेशा का निर्धारण कर दिया जाएगा। ठीक है, पेशा अभी कर भी दिया जाता है, मन कह रहे हैं कि गर्भधारण के समय से ही मनुष्य के पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। फिर कह रहे हैं जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं प्रति मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। क्या कहेंगे कि जाति प्रथा जो कह रहे हैं कि जाति प्रथा यानी ये कह रहे हैं कि जाति प्रथा जो है, ठीक है, पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करती। कह रहे हैं कि जाति प्रथा पेशे माने कार्य करने की क्षमता, ठीक है, पेशे कह रहे हैं कि पेशे का दोषपूर्ण, ठीक है, पेशे का दोषपूर्ण, ठीक है, पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य को, जो मनुष्य होता है, ठीक है, मनुष्य को जीवन भर के लिए, ठीक है, जीवन भर एक ही पेशा में बांध देती है, ठीक है, बांध देती है। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशा में बांध देती है, किसके कारण, तो जाति प्रथा के कारण। ठीक है, जाति प्रथा के कारण मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशा में बांधती है, यानी कि उनकी जाति प्रथा जो है, यानी कि जाति के धर्म जो श्रम का विभाजन हुआ है, वो मनुष्य को क्या करेगा कि पूरे जीवन के लिए एक ही पेशा में बांध देगा कि आप यही कार्य कीजिए, इसे दूसरा कोई नहीं कर सकते ना। फिर क्या, भले ही पेशा अनुयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए लेकिन दूसरा कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि भले ही व्यक्ति उस कार्य में भूखा मर जाए लेकिन वो कभी दूसरा कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि फिर बोला है कि भले ही पेशा, कह रहे हैं कि उद्योग धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्र न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा कोई चारा रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए अनुकूल परिस्थिति में अगर मनुष्य अपना पेशा नहीं बदलेगा तो इस स्थिति में मनुष्य को भूखे मरना तय है। क्योंकि मान लीजिए जो हम काम कर रहे हैं अगर उसमें हमको मुनाफा नहीं होगा तो हम भूखे मरेंगे, क्योंकि हमारा समाज जो है अपना पेशा बदलने का हमें अनुमति नहीं दिया है, तो हमें भूखे मरना तय है। फिर बोला कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति नहीं देते हैं। यानी कि ये बाबा साहब बोल रहे हैं, ठीक है, कि हिंदू धर्म, क्या बोले हैं कि हिंदू धर्म, कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की
अनुमति, ठीक है, अनुमति नहीं देती है। ठीक है, क्या बोले हैं, अनुमति नहीं देती है। यानी कि हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा होती है किसी भी व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती है। ठीक है, फिर इन्होंने आगे बताया है, ठीक है, कि और उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वो उसमें पारंगत हो, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, अनुमति नहीं देती है। इस प्रकार श्रम विभाजन यानी कि पेशा बदलने, इस प्रकार कहेंगे कि इस प्रकार पेशा बदलने की अनुमति न देकर, अनुमति कहेंगे पेशा बदलने की अनुमति न देकर जाति प्रथा जो है हमारे लिए, ठीक है, जाति प्रथा कहेंगे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी, ठीक है, क्या कहेंगे, बेरोजगारी, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख, ठीक है, एक प्रमुख कारण बनी है। याद रहेगा, क्या कहेंगे आपको कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, तो यानी कि अब यहां से एक बात और निकल के आ रहा है, ठीक है, वो बात क्या है, तो देखिए कह रहा है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषयुक्त है। यानी श्रम के विभाजन से भी जाति प्रथा जो क्या है, गंभीर दोषयुक्त है, और जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जाति प्रथा जो है, ठीक है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन, ठीक है, श्रम विभाजन, ठीक है, जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा, ठीक है, मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, निर्भर नहीं करती है, ठीक है, शिक्षा पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। यानी कि जाति प्रथा जो होता है, मनुष्य की रुचि क्या है, उसकी भावना क्या है, वो किस कार्य के लिए बना हुआ है, वो कौन सी कार्य कर सकता है, उसके अंदर कौन सी कार्य करने की हुनर है, ये कभी निर्धारण नहीं कर सकता है। किसके कारण, एक जाति प्रथा के कारण। अब कहेंगे कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है हानिकारक प्रथा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर कहेंगे, ठीक है, कि आर्थिक पहलू से भी, ठीक है, आर्थिक पहलू से भी ठीक है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। ठीक है, यानी कि जाति प्रथा जो है क्या है, हानिकारक प्रथा है। किसी कारण, तो आर्थिक पहलू मतलब क्या हुआ, रुपया पैसा ना, यानी कि आर्थिक मतलब रुपया पैसा अगर आपके पास नहीं है ना, तो ये क्या है आपके लिए हानिकारक पहलू। मान लीजिए आपके पास रुपया नहीं है, तो काम करने के लिए, आप पैसा कमाने के लिए दूसरा कोई कार्य अवश्य ही करेंगे। अब जब आप दूसरा कार्य करिएगा तो जाति प्रथा यानी हिंदू समाज जो है ये इसकी जो है, यहाँ जैसे पीछे बताए थे कि हिंदू समाज जो है, हिंदू प्रथा इसकी अनुमति नहीं देती है कि अपना काम छोड़ करके, मतलब कि अपना जो पेशा है उसको छोड़ करके आप दूसरा पेशा कर लो। ठीक है, यानी कि अब कहेंगे, अब देखिए, अब बाबा साहब कहते हैं फिर, ठीक है, कि मैं समस्या की रचनात्मक पहलू पे लेता हूं। यानी कह रहे हैं कि मैं समस्या, ठीक है, समस्या की रचनात्मक पहलू को लेता हूं। ठीक है, क्या बोले हैं कि अब मैं समस्या की रचनात्मक पहलू को लेता हूं। फिर कह रहे मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरा दृष्टि में आदर्श
समाज क्या है, यानी कह रहे हैं फिर बाबा साहब यानी कि कोई मतलब कहने मतलब कि मैं समस्या यानी कि रचनात्मक पहलू को अगर लेता हूं तो आप मुझसे यानी कि बाबा साहब कह रहे हैं कि आप मुझसे ये प्रश्न जरूर कर सकते हैं, ठीक है, कि मैं जातियों के विरुद्ध हूं, यानी कि कह रहे हैं कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में कह रहे हैं, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज, ठीक है, क्या बोले हैं कि आदर्श समाज क्या है, क्या बोले हैं कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, तो कह रहे हैं तब बाबा साहब कह रहे हैं कि तब मेरा उत्तर होगा, यानी कह रहे हैं तब मेरा उत्तर होगा कि आदर्श समाज क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि आदर्श समाज क्या है, तो यानी कि अब बाबा साहब कह रहे हैं कि ये जो आदर्श समाज है, आदर्श समाज, ठीक है, ये जो आदर्श समाज है वो आदर्श समाज क्या है, तो यानी कि वो आदर्श समाज है आपका, वो आदर्श समाज है भ्रातृत्व, ठीक है, क्या बोले हैं कि भ्रातृत्व के मतलब क्या होता है, भाईचारा, भ्रातृत्व के मतलब भाईचारा, ठीक है, स्वतंत्रता, ठीक है, क्या होगा, स्वतंत्रता हो जाएगा, ठीक है, समानता हो जाएगा, समानता हो जाएगा, ठीक है, क्या हो गया, समानता हो जाएगा, ये आदर्श समाज की मतलब कि होगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि ऐसे समाज की बहुधी हितों में सबका भाग होना चाहिए, यानी कह रहे हैं कि एक समाज के निर्माण में, ठीक है, पूरे व्यक्तियों का मतलब कि कुछ ना कुछ जो होता है ना, कुछ ना कुछ मतलब कि ये होना चाहिए, मैंने ठीक है, यानी कह रहे हैं कि आदर्श समाज क्या होना चाहिए, तो भ्रातृत्व के मतलब होता है भाईचारा, यानी कि एक दूसरे में भाईचारा होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, एक आदर्श समाज का गुण यही है। और इस आदर्श समाज के निर्माण में पूरे व्यक्तियों यानी समाज के पूरे व्यक्तियों को कुछ ना कुछ उसमें हाथ होना चाहिए, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं ऐसे समाज के बहुधी हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। तो साथियों फिर आगे बोले हैं कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भी भावना होना चाहिए, यानी कि जो आपके साथी है, जो आपके सहपाठी है, ठीक है, उनके सबके समान जो है सम्मान भावना होना चाहिए। तो यहाँ पर ये अपनी बातों को पूर्ण विराम करते हैं। तो साथियों भाइयों, ठीक है, अगर आप लोगों को इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, तो आप जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल है एसएसपी ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे आके जुड़िए, एसएसपी ऑनलाइन क्लासेस। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। या फिर अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो पीडीएफ लेने के लिए मेरे साथियों हमारा व्हाट्सएप लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है 8877387943 पर आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा, ठीक है, और वहां से आपको इस पार्ट की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिल जाएगी, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि अब इसकी दूसरी पार्ट जो आएगी, ठीक है, ताकि दूसरी पार्ट का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।